नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज़ मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले देश की एक ऐसी मस्जिद की बात होगी जहां सिर्फ महिलाएं ही नमाज पढ़ेंगी, इमाम भी महिलाएं होंगी और पुरुषों को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इस महिला मस्जिद से मजहब के कुछ ठेकेदार भड़क गए हैं। क्यों? ये खबर झारखंड से आई है, लेकिन इसकी वजह से देश भर में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को कुचलने वाली मानसिकता पर बहस शुरू हो गई है। फिर राजस्थान में बीजेपी विधायक की जाति प्रीमियर लीग के बारे में आपको बताएंगे। एक क्रिकेट लीग में अगर टीमों के नाम खत्री ब्लास्टर, बैरवा स्ट्राइकर और सैनी 11 जैसे हों तो समझ लेना चाहिए कि यह क्रिकेट नहीं, जाति वाला खेला हो रहा है। आज इस खेल को भी हम समझेंगे। फिर पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर की बात करेंगे, जिसका सीक्रेट बहुत जल्द खुल सकता है। आज यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से कई घंटे की पूछताछ की, कई नए खुलासे हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर गदर मचा हुआ है। वहां हिंदू मंदिरों और बस्तियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सवाल यह भी कि आखिर सीमा का पाकिस्तान का रिटर्न टिकट क्यों नहीं काटा जा रहा है। फिर सत्ता की खबर के असर की बात होगी। केदारनाथ में रीलबाजी बंद हो गई है। सत्ता में हमने 5 जुलाई को आस्था से खिलवाड़ करने वाले रील प्रेमियों पर खबर दिखाई थी। अब मंदिर के बाहर नोटिस लगा दिए गए हैं और लिखा है कि रील बनाने सहित किसी तरीके की वीडियोग्राफी पर एक्शन होगा। राजनीति की सत्ता में मीटिंग वर्सेस मीटिंग पर भी बड़ा अपडेट है। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक के लिए 26 दल पहुंचे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास विपक्षी दलों की बैठक के मुद्दों की पूरी लिस्ट है, जिसमें फोकस है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और पीएम मोदी। वहीं कल एनडीए की भी बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया है कि एनडीए का कुनबा 38 दलों का हो गया है। दिल्ली में यमुना एक बार फिर डरा रही है। कुछ घंटों की राहत के बाद यमुना का जल स्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर चुका है। शाम 5 बजे यह स्तर 205.93 मीटर दर्ज किया गया। बारिश भी दिल्ली वालों की मुसीबत लगातार बढ़ा रही है और चंद्रयान 3 तेजी से अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट एकदम सही हालत में है और एक और ऑर्बिट ऊपर पहुंच चुका है। तो सत्ता में आज सबसे पहले उन मजहबी ठेकेदारों की बात जिनकी नजरें मुस्लिम महिलाओं के हक की बात सुनते ही टेढ़ी होने लगती हैं। जब जब इस देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होता है, उनके आत्मसम्मान की बात होती है, तो इन ठेकेदारों के पेट में जोर से दर्द उठता है और फिर ये रूढ़िवादी दलीलों के साथ विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। ये खबर है देश में बन रही एक मस्जिद की, जहां सिर्फ महिलाएं ही जा सकेंगी, महिलाएं ही इबादत कर सकेंगी, महिलाएं ही इमाम बनेंगी। ये बात मजहबी ठेकेदारों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। महिलाओं पर 100 पहरे और बंदिश लगाने वाले ये सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें ऐसा अधिकार कैसे मिल सकता है। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर से सटे कपाली ताजनगर में एक महिला मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। ये मस्जिद समाज सेवी डॉक्टर नूर जमा बनवा रहे हैं और इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि इस मस्जिद में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही नमाज अदा कर पाएंगी। इस महिला मस्जिद में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। इसके अलावा मस्जिद में इमाम पद की जिम्मेदारी भी मुस्लिम महिलाएं ही पूरा करेंगी। इस मस्जिद को इस साल के आखिर तक तैयार कर लिया जाएगा। वैसे इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। नए नए फरमान निकाले जा रहे हैं, मजहब की दुहाइयां दी जा रही हैं। इस पर सबसे पहले हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। इसके बाद एजेंडाधारियों को आईना भी दिखाएंगे। हमने एक इबादतगाह बनाने का फैसला किया कि भाई लड़कियों के लिए, और फिर हमने लड़कियों का मदरसा बनाया, मदरसा जामुद्दौला। तो हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी नमाज़ पढ़ने? तो नमाज भी पढ़ेंगी, वहाँ हदीस भी पढ़ेंगी, तालीम भी हासिल करेंगी, इज्तिमा भी होगा, तरबियत भी पाएंगे, ट्रेनिंग भी होगा, उनके इस्लामिक ट्रेनिंग भी होगी। औरत नाम ही पर्दे के हैं, औरत का मुकाम घर में है, मगर चूंकि औरतों का घर से बाहर निकलना ही फितनों फसाद की बुनियाद है, इसलिए औरतों को घर में ही अपनी नमाज पढ़ने की इजाज़त है। देखिए, ये चीज़ अक्ल के भी ख़िलाफ़ है, नकल के भी ख़िलाफ़ है और बुजुर्गान दीन के तरीक़े के भी ख़िलाफ़ है। तो आप समझिए कैसे इजाज़त दे सकता है? मस्जिद अल्लाह का घर है, उस मस्जिद में हुक्म ये है कि कोई नापाक मर्द औरत नहीं जा सकता। अब 500 या 1000 औरतें चली गई
तो क्या गारंटी है कि औरत को उस वक्त नमाज पढ़ने में माहवारी नहीं आएगी। ये मस्जिद बना करके एक नया फितना पैदा करना है और नया एक शोरगुल और एक हंगामा बर्पा करने की नीयत से ये तैयार किया गया है। धर्म के अंदर औरत उसका गहना होती है, वो इज्जत होती है। तो जब औरत मस्जिदों में नमाज पढ़ने आएंगी तो इससे तफरीक होगी, और इसीलिए शायद हमारे हुजूर ने मना फरमाया कि औरतों को मस्जिदों की ताकीद नहीं की। महिला इमाम नहीं बन सकती है, ये खुद इस्लाम का बनाया हुआ उसूल है, मेरा बनाया हुआ उसूल नहीं है। औरत कभी भी इमाम नहीं हो सकती, वो नमाज नहीं पढ़ा सकती है। अब सवाल यह है कि आज जिस मजहब का नाम लेकर इस महिला मस्जिद का विरोध किया जा रहा है, उस मजहब में मस्जिद में महिलाओं को लेकर क्या कहा गया है? आखिर इस विवाद पर इस्लाम क्या कहता है, वो ध्यान से सुनिए और इस बात को लेकर वो जरूर सुने जिनका खून इस महिला मस्जिद के बारे में सुनते ही उबलने लगा। इस्लाम में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि मस्जिद इबादत की जगह है और इस्लाम में इबादत को लेकर महिला और पुरुष को लेकर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी जिस तरीके से मस्जिद में पुरुष को इबादत का हक है, उसी तरीके से महिलाओं को भी इबादत का पूरा अधिकार है। यानी ये बहुत हैरानी की बात है कि महिला मस्जिद पर रूढ़िवादी लोग जिस मजहब की दलीलें दे रहे हैं, वो मजहब खुद ये कहता है कि इबादत के विषय में महिला और पुरुष के बीच कोई भी फर्क नहीं है। फिर इसका मतलब ये कि या तो इन लोगों को इस्लाम की सही जानकारी नहीं है या फिर ये बातें इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए धीरे से इन्हें किनारे लगा दिया जाता है। आज हम ऐसे लोगों को मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी सुना देते हैं, जो उसने इसी साल फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट में दिया था। एक मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया था कि मजहब के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति है, बशर्ते मस्जिद के कॉमन एरिया में पुरुषों महिलाओं का आमना सामना ना हो। अगर किसी मस्जिद कमेटी ने अलग जगह निर्धारित की है तो महिलाएं वहां जाकर नमाज अदा कर सकती हैं। अब सवाल यह कि अगर ऐसा है, जो आखिर महिला मस्जिद में दिक्कत फिर किसको हो रही है और क्यों हो रही है? झारखंड में तो एक ऐसी मस्जिद तैयार की जा रही है जहां सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री होगी। इबादत पर मिले इस हक से मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, इसलिए सुनना जरूरी है कि अब उनका क्या कहना है। नमाज हम लोगों पर फ़र्ज़ है। नमाज के साथ साथ हम लोगों को तरावी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि अलग रह कर हम तरावी नहीं पढ़ सकते घर पे, ताकि एक साथ सारी औरतें यहाँ पे आए तो वो लोग तरावी पढ़े। वो बहुत अच्छा है जो नमाज़गाह बन गई। ऐसे तो घर में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो अलग से इंतज़ाम किया गया है औरतों के लिए बहुत ही बेहतर है। नमाज़गाह बनाया जा रहा है तो इसमें जो औरतें यहाँ पे नमाज, तालीम और इज्तिमा भी होगी, जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हम सब मुसलमानों के लिए। वैसे भारत के कुछ शहरों में ऐसी मस्जिदें मौजूद हैं जिनमें महिलाओं को जाने की और इबादत करने की इजाज़त है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी उन्हीं में से एक है। इसके अलावा हैदराबाद की मक्का मस्जिद से लेकर लखनऊ के ऐशबाग मस्जिद तक में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हैं। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में तो ऐसी मस्जिदें भी मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। ऐसे देशों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। इसमें चीन, मालदीव, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, अमेरिका और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इसके झारखंड की महिला मस्जिद की बात सुनकर एजेंडाधारियों के पेट में जो दर्द हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला जरूर है। और अब इस खबर का नजरिया 9। इस देश में एक और सरकार 3 तलाक जैसे कुप्रथाओं पर चोट करके मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली नाइंसाफी खत्म कर रही है, तो दूसरी ओर खुद मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टर लोग महिलाओं को आज भी पीछे धकेलना चाहते हैं और उन्हें गुलामी की जंजीरों में कैद करके रखना चाहते हैं।
लेकिन मुस्लिम महिलाओं को जागीर समझने वाले लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वक्त बदल चुका है। एक आजाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़कर नहीं रखा जा सकता। तो सत्ता में मजहबी ठेकेदारों की वैचारिक मरम्मत के बाद बीजेपी के एक जाति प्रेमी विधायक की भी अब बात कर लेते हैं। अब तक तो आपने यही सुना होगा कि खेल और खिलाड़ियों का ना तो कोई धर्म होता है ना कोई जाति, लेकिन राजनीति की सत्ता पर सवार हमारे देश के कुछ तेजस्वी नेता इस धर्म और जाति वाले खेल में ऐसे चैंपियन हैं कि मौका कोई भी हो, वोट बैंक के लिए जाति वाली ये चाहत छलक ही जाती है। इसलिए आज हम राजस्थान में बीजेपी विधायक की जाति प्रीमियर लीग के बारे में आपको बताते हैं। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी पॉलिटिकल मॉनसून में वोटों की मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए कुछ नेताओं का जाति वाला प्रेम अभी से हिचकोले मारने लगा है। इसका सबूत है जयपुर में खेली जा रही सांगानेर प्रीमियर लीग, जिसके आयोजन करता है जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अशोक लोहाटी। सबसे पहले हम आपको इस जाति प्रीमियर लीग के बारे में जो टीम है उनके नाम बता देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि खेल की आड़ में कौन सा खेल खेला जा रहा है। खत्री ब्लास्टर, बैरवा स्ट्राइकर, जय भीम, सांगानेर रॉयल अंबेडकर भीमसेना सांगानेर, यानी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश। इसके अलावा चौहान नाइट राइडर्स, तोंदवाल क्रिकेट क्लब, मारवाड़ी क्लब, सैनी 11 का नाम भी इस टूर्नामेंट में शामिल टीमों को दिया गया है। साथ ही साथ सनातनी बॉयज और टीम भगवा नाम की टीम भी इस टूर्नामेंट में मौजूद है। यानी विधायक जी सत्ता के पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए वो जानते हैं कि साधु की जाति भले ही जरूरी हो ना हो, लेकिन वोटर्स की जाति और धर्म की सत्ता ही असली कुंजी है। इसलिए उन्होंने अपने इस टूर्नामेंट में टीमों के नाम जातियों पर रखे हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा टीमें हैं, जिनमें गोल्ड स्टार, दोस्ताना, टाइटंस जैसी नाम भी शामिल हैं। लेकिन इन टीमों के बीच में विधायक जी ने चुपके से जाति के नाम से जो टीमें शामिल की हैं उन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। विधायक अशोक लोहाटी का कहना है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम है और इसका खेल से कोई लेना देना नहीं है। इस राजनीतिक विमर्श में बहुत गर्मी है जो बयानों के जरिए महसूस की जा सकती है। इस पर हम आपको एक न्यूज रील भी दिखा देते हैं। यहाँ टीम खिलाड़ी ने खुद ने रजिस्टर की है। सांगानेर विधानसभा में रहने वाले कोई भी 14 खिलाड़ी अपनी टीम का नाम रखकर अपना रजिस्ट्रेशन करे। ये ओपन था, जो आया जिस नाम से है उसका उसी नाम में रजिस्ट्रेशन हो गया। तो बीजेपी कांग्रेस का आगे तो क्रिकेट का टूर्नामेंट है, जो टीमें जो बनाई गई कोई जातियों की नहीं, जिसका टीम खुद ने बनाई है अपनी। मेरी कि हर चीज को पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखना। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा। कौन पूछ रहा है कांग्रेस वालों? मैंने पूछा क्या? मैं समझती हूँ कि शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम है, इसका खेल से कोई सरोकार नहीं है। हमने विधानसभा में उनको लगता हो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी, इससे जातियों के आधार पर टीमों का गठन करके और इस तरह की कवायद कर रहे हैं जो एक तरह से समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं। और अब इस खबर का नजरिया ना, बीजेपी के विधायक ने जो किया उसमें पॉलिटिकल कंफ्यूजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, दोनों ही ये संदेश बार बार दे चुके हैं कि उनका जो मूल मंत्र है वो सबका साथ सबका विकास वाला है। और ऐसे में पहले जाति वाले विभाजन को जो दिखाई दे रहा है इस वक्त बताने की कोशिश की गई है विधायक जी की तरफ से, वो जरूर उस सूत्र की तरफ या उस मूल मंत्र से बिल्कुल उल्टा नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जाति वाले विभाजन को एक किनारे करना होगा। और वैसे भी चुनावी मौसम में खेल और जाति को मिक्स करने का राजनीतिक प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान की ये जाति प्रीमियर लीग विधायक जी के लिए सियासी मुसीबतों से भरी प्रॉब्लम लीग बन जाए। और वैसे अगर हम विधायक जी और बीजेपी की एक तरीके से जातियों को लेकर विचारधारा को देखें तो ये बिल्कुल विरोधाभासी है।
बीजेपी चाहती है कि उनके वोटर्स जातियों में ना बटे, नुकसान होगा, और उनके विधायक चाह रहे हैं कि लोग जातियों में बटे। सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई महिला सीमा हैदर की, जो पिछले कई दिनों से दोनों देशों में विवाद और चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक महिला के गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आने का नहीं है। ये मामला अब उन सैकड़ों हिंदुओं की सुरक्षा का भी हो चुका है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये मामला अब हिंदू मंदिरों का भी हो चुका है जो पाकिस्तान में हैं। पहले पाकिस्तान में बैठे खूंखार डकैत सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान वापस आने का अल्टीमेटम देते हैं और उसके कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान के मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के घरों पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में सवाल है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने में देरी क्यों हो रही है? जब गैर कानूनी तरीके से सीमा भारत में दाखिल हुई तो एक्शन में देरी क्यों है? पाकिस्तानी आई कार्ड पर भी जन की गलत जानकारी है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो फिर सिस्टम और सत्ता को किस बात का इंतजार है? सीमा हैदर के कई झूठ बेनकाब होने के बावजूद इतने मौके उसको क्यों दिए जा रहे हैं? लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सीमा को वीआईपी घुसपैठिए का दर्जा मिला हुआ है? सवाल यह भी कि क्या सीमा का ड्रामा आईएसआई के रिमोट से चल रहा है? एक तरफ भारत में जासूसी वाले सवाल हैं, वहीं दूसरी ओर सीमा पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। सीमा की वजह से पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि भारत में सीमा का नॉन स्टॉप ड्रामा जारी है। चिंता की बात यह है कि सीमा की वजह से पाकिस्तान में हिंदू टारगेट पर हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान कब भेजा जाएगा, इसका सॉलिड जवाब किसी के पास नहीं है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच है, पूछताछ है और चौंकाने वाले खुलासे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा, सचिन और सचिन के पिता से एटीएस ने पूछताछ की है। यह पूछताछ नोएडा की एक गुप्त जगह पर हुई और एटीएस जल्द ही सीमा और सचिन के बयान फिर से दर्ज कर सकती है। सीमा हैदर को लेकर यूपी पुलिस की एक टीम नेपाल में मौजूद है। यूपी एटीएस के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। सीमा ने पाकिस्तानी नंबर वाला मोबाइल क्यों नष्ट किया? सीमा ने सचिन और अपने बीच हुए पिछले 7 महीने की चैट क्यों डिलीट की? पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के जरिए भारत तक के नेटवर्क का पूरा सच क्या है? इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। सीमा ने यात्रा के दौरान जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए उनकी भी पड़ताल होगी और सीमा के अलावा यूपी एटीएस उसके परिवार के पूरे प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। यानी ये मामला और उलझता जा रहा है। आगे बढ़ें और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके साथ अब हम शेयर कर रहे हैं। उससे पहले आप करीब 1 मिनट की न्यूज रील में सीमा के झूठ और गोलमाल का एक बार रिवीजन कर लीजिए। मेरी उम्र बहुत छोटी थी सर, ये झूठ कह रहे हैं कि मैं 20 से 19 साल की थी। मैं 16 से 15 इन्हीं सालों में थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और रही बात आधार कार्ड की, तो वो एज थोड़ी कम करवा के मेरे पापा ने बनवा के दिया था, पहली बार जब बनवाया था। शादी हमारी कोर्ट वाली ही हुई थी, ये मैंने सबको शुरू से लेकर बताया था कि मैं किसी और को पसंद। और हैदर का हमारे परिवार में आना बिल्कुल भी नहीं था। कभी भी हैदर के पापा हमारे घर में नहीं आए, हमारा कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा। हैदर अनजान था, वहाँ मतलब प्यार क्राइम माना जाता है। तो हैदर से मेरी शादी सिंपल तरीके से कागजी तौर पे कराई गई और उसमें क्या लिखा था वो मुझे नहीं पता। ये मेरे भैया हैं। क्या नाम है इनका? आसिफ। तो ये कब किया था आपने अपलोड? ये इन्होंने, ये मुझे याद नहीं डेट फिक्स यार सर। अच्छा जी सर। वो ये आर्मी में है? आर्मी में अभी हुए थे, अभी ऑफिसर नहीं है, आप देख सकते फोटो में। अच्छा। नए नए हैं सर। जी सर। मतलब ये आर्मी में हैं, ज्वाइन किया है ना, पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया है? बिल्कुल सर। सर हम कोर्ट मैरिज करके तभी आईडी कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ करके मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। तो सीमा हैदर को लेकर भारत में जांच हो रही है, तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले 22 लाख से ज़्यादा हिंदू दहशत में हैं, क्योंकि वहां चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आधी रात को हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमला करना नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त सीमा हैदर की वजह से माहौल बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को हिंदुओं को टारगेट करने का एक बहाना मिल गया है। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को अब समझिए। सीमा हैदर को पाकिस्तान की तरफ से 2 धमकियां मिली थी। एक धमकी वहां के खूंखार डकैत रानो शार की तरफ से दी गई थी और दूसरी धमकी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के एक छोटे संगठन ने दी थी। इन धमकियों में इस्लाम धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। इन दोनों धमकियों के बाद सीमा टस से मस नहीं हुई और अब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में 2 मंदिरों को निशाना बनाया गया। शुक्रवार को पाकिस्तान के कराची में 150 साल पुराने मारी माता मंदिर पर अटैक किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो बुलडोजर से कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़ दिया।
वहीं रविवार को पाकिस्तान के सिंध में भी हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। हमलावरों ने मंदिर और उसके आसपास बसे हिंदू समुदाय के घरों पर अंधाधुंध गोलीबारी भी की। बताया जा रहा है कि डाकुओं ने यह हमला किया। सोचिए यह मामला कितना गंभीर हो चुका है। पहले एक पाकिस्तानी महिला गैर कानूनी तरीके से भारत में आती है, हिंदू धर्म अपनाने का दावा करती है, उसके बाद पाकिस्तान के खूंखार डकैत और आतंकवादी धमकी देते हैं और वहां हमले शुरू हो जाते हैं, जबकि वहां की पुलिस भी इन धमकियों के सामने फेल हो जाती है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू इन घटनाओं का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। डर भी लग रहा है और बहुत डर लग रहा है कि मुझे हिंदुस्तान अब सच में ना भेज दे, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। सीमा वापस कराई वञे, सीमा वापस न कंदो तो को भी मंदिर महफूज़ न रहंदुसि। रात भी गोला हणी आयो हुआसीं, आईंदा भी हर मंदिर ते हमलो कंदोमांसि। मेरी सिंध के हिंदू बिरादरी रहने वाले, इनको चंद चोरों से जो थ्रेड मिल रहे हैं सिंध में सीमा जकरानी के मामले पे, तो हम अपने हिंदू बिरादरी के साथ हैं। पिछले 24 आवर्स में 2 मंदिर गिराए गए। उससे पहले सीमा हैदर हर जगह वायरल हुई थी, और जो धमकी आई है सिंध के जो डाकुओं का ग्रुप था, वो धमकी जो आई है पिछले 24 आवर्स के अंदर, वो ये थी धमकी कि हम और हिंदू मंदिर को गिराएंगे अगर सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा। इस तरह की हरकतें पाकिस्तान ओपनली कर रहा है। तो पाकिस्तान में हिंदू तो पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन अब उनकी सुरक्षा का खतरा और भी बढ़ गया है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने पीएम मोदी से अपील की है। पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के प्रतिनिधि ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की और चेतावनी दी कि मंदिरों पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, हिंदुओं को धमकी देने वालों पर भी एक्शन लेंगे। हिंदू मंदिर पर हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने मंदिरों की सुरक्षा में हिंदू पुलिस वाले तैनात किए हैं। सिंध के घोटकी और कश्मीर जिलों में 400 हिंदू पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले का मामला अब अमेरिका तक पहुंच चुका है। दुनिया में हिंदुओं की बड़ी संस्था हिंदू पैक्ट ने अमेरिकी सांसदों के साथ इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया। आप गौर से देखेंगे तो सीमा हैदर को लेकर भारत से पाकिस्तान तक गदर मचा हुआ है। भारत में इस पर फिल्म गदर है, जबकि पाकिस्तान में खूनी गदर है। भारत में इस मामले की चर्चा बहुत फिल्मी है। कुछ लोग वीर ज़ारा और गदर फिल्म की कहानी इस कांड में ढूंढ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में मामला फिल्मी नहीं है, बल्कि वहां के हिंदू मंदिर और हिंदुओं की बस्तियां टारगेट पर है, यानी वहां खूनी गदर है। मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किए जा रहे हैं। भारत में सीमा और सचिन रील बना रहे हैं, इनमें प्रेम प्रकरण का टीवीकरण हो चुका है, जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं। भारत में जासूसी और अवैध नागरिकता के सवालों पर लंबी सरकारी प्रक्रिया चल रही है। अब जाकर यूपी ATS फुल एक्शन में आई है, जबकि पाकिस्तान में हिंदू खुलकर सामने आ चुके हैं। कट्टरपंथियों, डाकुओं और धमकी देने वाले आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच भारत से पाकिस्तान तक सोशल मीडिया पर सीमा हैदर जबरदस्त तरीके से वायरल। तो अपनी लोकेशन बदलना, झूठ बोलना, पहचान छुपाना, पिछले कुछ महीनों में सीमा हैदर ने यह खूब किया है। सीमा हैदर को लेकर TV9 भारतवर्ष ने एक और नया खुलासा किया। इसमें सीमा के उस अज्ञातवास का पर्दाफाश हुआ जो 13 मई से लेकर 1 जुलाई के बीच था। सीमा हैदर लगातार पहचान छुपाकर अपने प्रेमी सचिन के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1.5 महीने तक रही। सीमा हैदर के इस झूठ को लेकर भी जांच जारी है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर सीमा के इतने झूठ पकड़े जाने के बावजूद उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने और रहने के बावजूद उसे वापस पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा जा रहा है। किस बात का इंतजार हो रहा है। सत्ता में हम इन प्रश्नों के उत्तर सीधे सत्ता से मांग रहे हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं एक और ऐसी खबर की जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोगों पर गाज गिरी है जो आतंकवादियों से मिले हुए थे और पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे थे। जब जब आतंकवाद की बात होती है तो गोली चलाने वाले
आतंकवादी पर ही सारा फोकस रहता है। लेकिन वो लोग जो आतंकवादियों की फंडिंग में, उनकी हैंडलिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं और आतंकवादियों के हाथों तक बंदूक पहुंचाने का काम करते हैं, आतंकवादियों के लिए ग्राउंड मैनेजमेंट करते हैं, वो अपने आप में आतंकवादियों की तरह ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हैरान करने वाला पहलू यह है कि ऐसे लोग पैसे तो हिंदुस्तान से लेते हैं लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करते हैं। इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ऐसे ही सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जिसमें कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी फहीम असलम, राजस्व सेवा के अधिकारी मुरावत हुसैन मीर और जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल अरशद अहमद शामिल हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संविधान की धारा 311(2)(c) के तहत इन 3 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। जांच में पाया गया कि ये पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के लिए काम कर रहे थे। इन पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने का आरोप है कि ये आतंकवादियों के आने जाने में उनकी मदद करते थे, आतंकवादियों के लिए धन जुटाते थे, आतंकवाद फैलाने के लिए उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे और जम्मू कश्मीर में अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने में ये शामिल थे। आतंकवादियों की सेवा में सदैव तत्पर रहना, जहर फैलाना आतंकवाद नहीं तो और क्या है। ऐसे लोगों का सरकारी सेवाओं में रहना कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा लगाइए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी तेज हुई है। 2021 से लेकर अब तक 52 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इसमें इंजीनियर, टीचर सहित कई सरकारी अफसर शामिल हैं और इन्हें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हटाया गया है। और अब बात सत्ता की खबर के असर की। हमने 5 जुलाई को आपको दिखाया था कि भारत में कैसे एक अतिक्रमण घरों से, सड़कों से और शहरों से निकलकर देश के मंदिरों तक पहुंच चुका है। यह अतिक्रमण है रील प्रेमियों का, जिनका फेवरेट डेस्टिनेशन अब तक केदारनाथ धाम हुआ करता था। लेकिन अब केदारनाथ में ये रीलबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि सत्ता की हमारी इस खबर का बड़ा असर हुआ है और केदारनाथ में मोबाइल फोन ले जाने और रील बनाने पर बैन लगा दिया गया है। बाकायदा इसे लेकर केदारनाथ मंदिर के बाहर बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पर यह साफ साफ लिखा गया है कि अब किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है। ये बोर्ड बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की ओर से लगाए गए हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अलावा मंदिर में सभ्य कपड़े पहनने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। केदारनाथ परिसर में ये बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लगाए गए हैं, जिनमें साफ लिखा है कि आदेशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम में महिला का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते हुए नजर आ रही थी। हमने भी सत्ता में इस वीडियो को लेकर सवाल उठाए थे और पूछा था कि आस्था जैसे विषयों के साथ आखिर रीलबाजी क्यों की जाती है। हमारी इस खबर पर अब बड़ा एक्शन हुआ है और अब केदारनाथ में रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। आखिर वो कौन लोग हैं जो लाइक और शेयर के लिए श्रद्धा और आस्था को भी ताक पर रखने से परहेज नहीं करते? तो ये रील्स, फोटोग्राफी वगैरह पे जो पहल की गई है, जो बोर्ड लगाए गए हैं, वो जो बोर्ड लगाए हैं वो छोटी मात्रा में लगाए गए हैं। हम ये चाहते हैं कि वो जो बोर्ड हैं काफ़ी बड़ी पोस्टरों में लगाए जाएं और जो ये लोग फोटोग्राफी, वीडियो वगैरह बना रहे हैं, इन पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। 2024 के चुनावी रण के लिए बेंगलुरु में 2 दिनों के लिए विपक्षी पार्टियों के महाजुटान में 26 पार्टियां शामिल हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि सत्ता के लिए नहीं, लोकतंत्र बचाने और तानाशाह सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए सभी साथ आए हैं। बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। आज विपक्षी दलों का खास डिनर भी है। बेंगलुरु में हो रही विपक्षी पार्टियों की बैठक में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले कल शामिल होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि वो अकेले विपक्षी पार्टियों पर भारी हैं। आज वो हमसे घबराकर एनडीए की बैठक कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं। विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि आज देश और संविधान बचाने की लड़ाई है, इसलिए बाकी मुद्दे इसके बाद भी आएंगे। क्या कोई सब कमेटियां बनेंगी, क्या कोई संयोजक होगा? यही सारे मुद्दों पर चर्चा पिछली बार पटना में हुई और अब इस बार और विस्तृत चर्चा होगी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बड़ा बयान दिया कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस के सामने लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे, लेकिन केंद्र में साथ बाद में ममता भी आ जाएंगी, आप भी आ जाएंगे। वो देखी जाएगी क्या होगा परिस्थितियाँ उस समय।
विपक्षी पार्टियों की बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस जनता करने पर भी चर्चा हो सकती है। सीटों के राज्यवार बंटवारे पर चर्चा का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक के बीच कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल होंगी। नड्डा ने कहा कि बीते 9 साल में एनडीए का ग्राफ बढ़ा है। इस बीच बैठक से पहले चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। विपक्षी पार्टियों की बैठक पर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को बाढ़ के बीच छोड़ केजरीवाल का बेंगलुरु जाना पीड़ादायक है। बंगाल में हुई हिंसा पर भी कांग्रेस लेफ्ट चुप है। ये अवसरवादियों का गठबंधन है। इस बारात का दुल्हा कौन है? समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान की आज बीजेपी में वापसी हो गई। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्हें बीजेपी में सदस्यता दिलाई गई। दारा सिंह पूर्वांचल में ओबीसी राजनीति का अहम चेहरा माने जाते हैं। केजरीवाल सरकार से जुड़े केंद्र के अध्यादेश पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। 20 जुलाई की सुनवाई में इस पर फैसला होगा। कोर्ट ने कहा कि सीएम और उपराज्यपाल को मिलकर डीईआरसी के अध्यक्ष का नाम तय करना चाहिए। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।